हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स के 150 क्वेश्चन, जिसका आज कंप्लीट करेंगे हम पार्ट फर्स्ट। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं 15 क्वेश्चन होंगे इस पार्ट फर्स्ट की सीरीज में। तो अगर आप लोग नए हैं और चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं और आप मेरे साथ पढ़कर कंटिन्यू अपनी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसको और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को कोर फार्मेसी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। आपको जो भी क्वेश्चन पता चल रहा है कि हाँ ये मेरे को जाना पहचाना सा लग रहा है, आप उसका कमेंट ज़रूर करें। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने के बाद आप कमेंट करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपको चीज़ें याद रह जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज के इस सीरीज का। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स? फादर ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स की बात हो रही है, तो कौन है जो फादर ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स से नवाजा गया है? चार्ल्स विल्हेम शिले, फ्रेडरिक सर्ट्यूनर, हॉवार्ड डब्ल्यू वॉलरे या फिर पीरे जोसेफ प्लेटरी? तो इसका आंसर हो जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स की बात हो रही है। फार्मास्यूटिक्स की बात नहीं हो रही, मॉडर्न की बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रेडरिक सर्ट्यूनर। तो जो फ्रेडरिक सर्ट्यूनर थे, कब की बात हो रही है? फ्रेडरिक सर्ट्यूनर की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1783 से 1841 तक। ओके, और ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा? मॉर्फिन को आइसोलेट किया था ओपियम से। ठीक है, तो ओपियम जो प्लांट है उससे मॉर्फिन को आइसोलेट किया था 1805 में। और ये इसलिए मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के फादर बोला जाता है। उनका जो काम था वो बिल्कुल शुरुआती था हमारे मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स में, साइंटिफिक स्टडी में, क्योंकि उन्होंने क्या करा था? ओपियम से मॉर्फिन को डेवलप किया था, आइसोलेट किया था। और यही जो बदलाव था, यही फार्मेसी वर्ल्ड में आ चुका था इनके बाद से, जिससे कोई भी क्रूड हर्बल ड्रग से क्या किसी भी मेडिसिन की प्रिपरेशन की जाती थी। ओके, अगर चार्ल्स विल्हेम की बात की जाए तो इन्होंने डिस्कवर किए थे केमिकल्स। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। फार्मास्यूटिक्स से इनका कोई मतलब नहीं है। होवार्ड डब्ल्यू फ्लोरे की बात की जाए तो पेनिसिलिन को डेवलप किया था, एंटीबायोटिक्स को डेवलप किया था। पीरे जोसेफ पैलेटर की बात की जाए तो इन्होंने एल्कलॉइड्स को आइसोलेट किया था, कुछ जैसे क्वीन हो गया, स्ट्रेचनिन हो गया, फार्माकोग्नोसी में। ओके, नॉट इन फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स विद प्योर कंपाउंड लाइक मॉर्फिन एंड एस्पिरिन स्टार्टेड इन। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के फादर। अब यहाँ पर ये पूछा गया है शुरुआत में जो मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स थी, जो प्योर कंपाउंड्स थे, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये किसने शुरुआत करा था? कौन सी सदी की बात हो रही है ना? तो 15th सेंचुरी की बात हो रही है, 17th सेंचुरी की बात हो रही है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, या फिर 21st सेंचुरी की बात हो रही है? तो कब की बात हो रही है? ऑब्वियस सी बात है 21 सेंचुरी की बात नहीं हो रही, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स शुरुआत में प्योर कंपाउंड मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स में जैसे कि स्टार्ट होने लग गए थे, उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट होने लग गई थी, जैसे कि हमने अभी देखा। तो 19th सेंचुरी में लगभग 1800 की बात हो रही है। जो फार्मासिस्ट हैं जैसे कि फ्रेडरिक सर्ट्यूनर थे, अभी हमने एक स्लाइड पहले देखा, उन्होंने क्या करा था? और मॉर्फिन को आइसोलेट किया था ओपियम से। ठीक है, और उसके बाद एस्पिरिन को डेवलप किया था। और ये क्या था? मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स में एक क्रांति आ गई थी कि प्योर ड्रग कंपाउंड के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? उसकी प्रिपरेशन भी आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। अगर 15th सेंचुरी की बात की जाए तो मोस्टली हर्बल प्रिपरेशंस थी। ठीक है, कोई प्योर कंपाउंड अब तक ऐसे नहीं मिला था। अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो अर्ली केमिकल एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, कोई सिस्टमैटिक आइसोलेशन ड्रग का नहीं हुआ था। 21st सेंचुरी की बात की जाए तो मॉडर्न ड्रग का डेवलपमेंट एरा था। बोलते ना कि ड्रग डेवलपमेंट, हम पढ़ते हैं ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, वो जो एरा आया वो कब आया? वो आया 21st सेंचुरी में। लेकिन प्योर कंपाउंड स्टार्ट हो चुके थे उससे कहीं ज्यादा दिन, सालों पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
टैबलेट थिकनेस शुड बी कंट्रोल्ड विद इन जो टैबलेट की थिकनेस है वो कंट्रोल होनी चाहिए कितनी रेंज में, या फिर कह सकते हो कितना परसेंटेज का वेरिएशन इसमें हो सकता है। प्लस माइनस ऊपर नीचे 5% वेरिएशन स्टैंडर्ड वैल्यू हो सकती है, 6% प्लस माइनस हो सकता है, 10% प्लस माइनस, या फिर 8% ऊपर नीचे। तो थिकनेस की बात हो रही है, थिकनेस कितना कंट्रोल कर सकते हो, तो सही ऑप्शन हो जाएगा जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनको तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए, लगभग लगभग सब जगह पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, लगभग लगभग कितना पूछा गया है, थिकनेस तो कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस 5 वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू से ऊपर नीचे कितना होना चाहिए, ऊपर 5 नीचे 5, इतना एरर एक्सेप्टेबल है। तो ड्रग की थिकनेस अफेक्ट करती है, क्यों, क्योंकि अगर 5 से ज्यादा या 5% से कम हुआ वेरिएशन, अगर डिफरेंस आया तो उससे क्या होगा, थिकनेस से क्या फर्क पड़ेगा कि मोटी हो गई ड्रग या पतली हो गई, क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा जो ड्रग का कंटेंट है सबसे पहले उस पर फर्क पड़ेगा। दूसरा डिसइंटीग्रेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उस पर फर्क पड़ेगा भाई, और उसका जो देखने का जो आकार है, शेप, साइज, वो सब मैटर करेगा इस पे। इसीलिए हमेशा जब भी कभी ड्रग की अगर क्वालिटी एश्योर हो रही है तो उसमें इतना परसेंट का वेरिएशन चलता है, इससे ज्यादा इससे कम नहीं। और यूनिफॉर्मिटी, प्रॉपर डोजिंग, थिकनेस शुड नॉट वेरी मोर देन 5 प्लस माइनस 5%। प्लस माइनस 6% कहाँ हो सकती है, स्लाइटली हायर देन एक्सेप्टेबल लिमिट, तो ये थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन ज्यादा है। 10% की बात करें तो अत्यधिक हो गई है, ठीक है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर 8% की बात की जाए तो ये भी ज्यादा है, कंट्रोल रेंज में नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू के रेंज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच डोजेस फॉर्म इज डिजाइन्ड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज लाइक रेक्टम और वेजाइना। कौन सा नीचे दिया गया डोजेस फॉर्म है जो कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसको हमारी बॉडी की कैविटीज में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टम या फिर वेजाइना की बात हो रही है तो टैबलेट डाल सकते हैं अपने रेक्टम वेजाइना की बॉडी कैविटीज में, कैप्सूल को इंसर्ट कर सकते हैं, सपोजिटरीज को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर पाउडर। तो इसका आंसर लगभग लगभग मुझे लगता है कि जिसने फार्मास्यूटिक्स की स्टार्टिंग करी है उसको जरूर पता होगा। तो इसका आंसर है, बताओ बताओ, सोच लिया, चलो इसका आंसर है सी, सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज क्या है, ऐसी डोजेस फॉर्म है जिनको हम बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करते हैं, जैसे कि रेक्टम हो गया, जैसे कि वेजाइना हो गया, या फिर बॉडी के अलग अलग जैसे यूरिथ्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कह सकते हो। तो सपोजिटरीज वो सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिनको हम, जो कि मेल्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है हमारी बॉडी टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद। ओके, टैबलेट्स की बात की जाए तो टैबलेट्स क्या करते हैं, ऊपर से निकलते हैं, हम माउथ से निकलते हैं, ओरल डोजेस फॉर्म है। ओके, सपोजिटरीज नहीं है। कैप्सूल की बात की जाए तो ये भी ओरल डोजेस फॉर्म है, जैसे कि जिलेटिन शेल के कैप्सूल हम देखते हैं। पाउडर की बात की जाए तो ये ड्राई फॉर्म है, ओरल रूट से ही लिया जाता है, टॉपिकल अप्लाई कर सकते हो और रिकंस्टिट्यूशन कर सकते हो, बार बार अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बॉडी कैविटीज में इंसर्ट नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, और ये हर किसी जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेशन रखता है, ये क्वेश्चन उन सभी के लिए है। सब मुझे कमेंट करके बता सकते हो जो भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है। QID, और ये हमें पता भी होना चाहिए, QID रिटन इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा होता है, BD, TD, ये सब लिखा होता है ना। तो QID का क्या मतलब है, QID रिटन इन प्रिस्क्रिप्शन अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वंस डेली, 4 टाइम्स इन अ डे, ट्वाइस डेली, या फिर 3 टाइम्स इन अ डे। तो QID का मतलब होता है, यहाँ पे QID है, QD नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी टर्म आएगा। तो QID का मतलब होता है बी ऑप्शन, दैट इज 4 टाइम्स इन अ डे। ओके, यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है, मैं हाईलाइट करना भूल गई उसको, बट ठीक है, इसका आंसर हमारा है QID का 4 टाइम्स इन अ डे, दिन में 4 बार एट रेगुलर इंटरवल टाइम। अगर आपने सुबह 6 बजे ली है तो अगले दिन सुबह 6 बजे ही लोगे। अगर दिन में ये 4 बार 4-4 घंटे गैप में ले रहे हो कोई ड्रग, तो उसको 4-4 घंटे के गैप में ही लोगे, रेगुलर इंटरवल टाइम पे उस QD का मतलब है। ठीक है, भले हम फॉलो करें चाहे ना करें, तो लेकिन QID का मतलब 4 टाइम्स इन अ डे। तो 4 टाइम्स इन अ डे अगर एब्रीविएशन कहीं लिखा है जिसका लैटिन में मतलब होता है क्वार्टर इन डाई, क्वार्टर इन डाई मतलब 4 बार दिन में। ओके, वंस डेली को हम क्या लिखते हैं, अगर कहीं लिखा जाएगा OD,
बहुत बार डॉक्टर क्या लिखते हैं 400 500 या फिर कोई ड्रग का नाम लिख दिया, उसके बाद लिखते हैं ओडी। ओडी का मतलब होता है वंस डेली, या फिर इसको हम क्यूडी भी बोलते हैं। कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो क्यूआईडी में और क्यूडी में, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्यूडी का मतलब होता है वंस डेली। क्वेक डाई, ट्वाइस डेली बीआईडी या बीडी भी बोलते हैं। थ्राइस या फिर 3 टाइम्स इन अ डे, जिसको हम टीआईडी बोलते हैं। टर इन डाई लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोजेस फॉर्म प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग। कौन सी डोजेस फॉर्म जो है वो कंट्रोल और सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। ऑर्डिनरी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म या फिर सपोजिटरीज। तो कौन सी डोजेस फॉर्म है जो कि कंट्रोल और सस्टेन रिलीज ड्रग के लिए प्रोवाइड करती है? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म क्या होती है? ये ऐसे ड्रग्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये हमारी बॉडी में जाने के बाद धीरे 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 रिलीज होती है। और धीरे धीरे रिलीज होती है कहाँ पर? जहां पर टारगेट साइट हो। ठीक है, जहां पर भी हमें एक्शन चाहिए या फिर उसका स्पेसिफिक जो साइट है वहीं पर जाके वो ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। और इन्हीं ड्रग को क्या बोलते हैं? सस्टेन रिलीज बोलते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज बोल सकते हैं, डिलेड रिलीज फॉर्म होती है। अगर ऑर्डिनरी टैबलेट्स की बात की जाए तो इमीडिएट रिलीज हो जाती है, ड्रग एकदम से डिसॉल्व हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर जाते ही। कैप्सूल्स की बात की जाए तो इमीडिएट रिलीज तो देती हैं, लेकिन स्पेशली कुछ फॉर्मुलेशन के साथ। सपोजिटरीज की बात की जाए तो ये मेल्ट होती हैं बॉडी टेम्परेचर पे, डिसॉल्व होती है लोकली, लेकिन इसका सस्टेन सिस्टमिक रिलीज से कोई वास्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एरोसोल्स आर मेनली यूज्ड फॉर। जो एरोसोल्स हैं, एरोसोल्स आर मेनली यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, पल्मोनरी डिलीवरी, रेक्टल रूट या फिर इंट्रामस्कुलर एक्शन। एरोसोल फुसफुस, ठीक है, सुना होगा। वो जो फुसफुस है, वो जो एरोसोल्स हैं वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर, यस आई थिंक यू आर राइट, और इसका आंसर हो जाएगा बी, पल्मोनरी डिलीवरी। पल्मोनरी एक्शन बोले तो अपने लंग्स में जाने का ड्रग का। ठीक है, तो एरोसोल्स वो फॉर्मुलेशंस हैं जो कि पल्मोनरी में ड्रग को डिलीवर करती हैं। तो लंग्स की कंडीशन में, मान लो किसको एस्थमेटिक कंडीशन है, किसको सीओपीडी कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस है या रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन है, तो एरोसोल्स क्या करती हैं? हमारे लंग्स में जाकर, एरोसोल्स हम क्या करते हैं? हमारे लंग्स में जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और इसका बहुत तेजी से इसका एक्शन होता है। प्रोवाइड्स रैपिड ऑनसेट एंड लोकलाइज्ड इफेक्ट। लोकलाइज्ड क्यों? क्योंकि कहाँ पे एक्शन दिखा रहा है? लंग्स पे एक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट, इसका अदर ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन टैबलेट कैप्सूल लिक्विड फॉर्म में होती है, एरोसोल फॉर्मेशन नहीं होती है। रेक्टल रूट की बात की जाए तो अभी हमने देखा सपोजिटरीज होती है, एनिमाज होते हैं। इंट्रामस्कुलर जंक्शन की बात की जाए तो ये इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है, एरोसोल फॉर्मुलेशन में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। Which symbol is used to begin a prescription? प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का जो पर्चा होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, वो किस सिंबल से स्टार्ट होता है? अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा और अगर नहीं दिया है तो ध्यान दीजिएगा। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी शुरुआत किससे होती है? यहाँ पे क्या लिखा होता है कोने में? क्या हैशटैग लिखा होता है? हैशटैग प्रिस्क्रिप्शन। RX लिखा होता है, या बहुत सारे लोग इसको RJ भी बोलते हैं। ठीक है, PX लिखा होता है या फिर @ लिखा होता है। तो इसका सिंबल क्या होगा प्रिस्क्रिप्शन जब शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लगभग सबको पता होगा, आई थिंक सो। तो इसका आंसर होगा RX। ठीक है, RX लिखा होता है। कभी भी अगर आप डॉक्टर का पर्चा देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो वहाँ कोने में RX लिखा होगा, या फिर उसको RJ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, RX का मतलब होता है कि वो ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो RX क्या है? ये लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं रेसिप। रेसिप मतलब किसी को प्रदान करना, टेक आउट, टेक दो। ठीक है, प्लेस्ड एट बिगिनिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, ये कहाँ पर होता है? बिल्कुल शुरुआत, प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत इससे होती है ताकि ये इंडिकेट कर सके इंस्ट्रक्शंस को फॉर प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन। ये इंस्ट्रक्शंस प्रदान कर सके जो भी मेडिकेशन को प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। ओके, PX की बात की जाए तो PX भी होता है, ऐसा नहीं है PX गलत है। तो PX क्या है? ये एक ऐसा एब्रिविएशन है जिसको कभी कभी पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन सिंबल के लिए यूज नहीं करते हैं। और @ तो हमें सभी को पता है कि @ हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम देखते हैं कि किसी को मेल लिखना है, किसी को पर्टिकुलर एड्रेस करना है, देन हम
@ लिखते हैं ना, और हैशटैग तो आजकल हैशटैग है ही, तो उसके बारे में क्या ही बताऊं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट कंटेन्स पेशेंट्स नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस। प्रिस्क्रिप्शन का वो पार्ट, प्रिस्क्रिप्शन में आर्क्स होता है, उसके बाद एक पार्ट की बात हो रही है। कौन सा पार्ट? जहां पर किसी पेशेंट का नाम लिखा है, एज लिखा है, सेक्स लिखा है कि वो मादा है या नर है, या और उसका एड्रेस लिखा है, कहाँ से आए। डॉक्टर पूछता है ना कि कहाँ से आए हो, तो बताते हैं कि हम वहां से आए, तो एड्रेस, ये सब चीजें लिखी होती हैं। तो उस पार्ट का नाम बताना है, क्या बोला जाएगा उसको? सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन या फिर सिग्नेचर। तो सब्सक्रिप्शन, अगर आपने कोर फार्मेसी का नहीं लिया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए, सुपरस्क्रिप्शन। सुपर, सुपर बोलते हैं ना, बोलते हैं सुपर से भी ऊपर, तो सुपर मतलब ऊपर, सुपर से भी ऊपर। तो ऊपर, ऊपर सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर RX के बाद आपका नाम पूछेगा, आपकी एज पूछेगा, आप मेल हैं या फीमेल है ये पूछेगा, आप कहाँ से आए ये सब पूछेगा, और उस पार्ट को बोला जाता है सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन क्या लिखा होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है लिस्ट ऑफ नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग। इंस्क्रिप्शन क्या है? जहां पर डॉक्टर ने आपका नाम पूछा, बीमारी पूछी, बीमारी के बाद आपने, डॉक्टर ने क्या लिखा? अब दवाइयां लिखी हैं, तो दवाइयों के नेम, कितनी डोजेस में लेना है, कितनी क्वांटिटीज में लेना है, वो होता है इंस्क्रिप्शन पार्ट। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं फार्मासिस्ट के लिए जो कि मेडिकेशन प्रिपेयर कर रहा है, जो क्या कर रहा है? दवाइयों को प्रिपेयर कर रहा है। और सिग्नेचर तो हम सभी को पता है, जहां पे डॉक्टर साइन करते हैं, या फिर कह सकते हो डायरेक्शन फॉर पेशेंट, जहां भी डॉक्टर साइन करते हैं लास्ट में, वहां पर डायरेक्शंस लिखते हैं कि दवाई को किसके साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, जूस के साथ लेना है, चाय के साथ लेना, किस किस हाउ टू टेक, किस तरीके से लेना है। ओके, चलिए अब मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डॉक्टर टू द पेशेंट। अब इसका आंसर तो मुझे बिल्कुल सही चाहिए, जो भी इस लेक्चर को नहीं देख रहे हैं ना, उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो डेली लाइफ में भी हमारे यूज होते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन, किसको? पेशेंट को, कि किस तरीके से मेडिसिन को लेना है, और मैंने अभी बताया है। तो इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन या फिर सिग्नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा यस, आई थिंक यू आर राइट, दैट इज डी, सिग्नेचर। जहां पर डॉक्टर सिग्नेचर करते हैं वहां पे लिखते हैं कि दूध के साथ लेना है, किसके साथ लेना है, दैट इज सिग्नेचर। और ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया है एक क्वेश्चन पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोज ऑफ ड्रग, the dose of drug required to produce therapeutic effect in 50% of population is called। एक ड्रग की वो डोज, ड्रग की वो डोज जिसमें थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है 50% पॉपुलेशन में। मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग की टेस्टिंग चल रही है, तो कोई ड्रग दी है, उस ड्रग का, इस ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट देखना है कि 100 में से 50 लोगों में कब ड्रग ने अपना एक्शन देना शुरू कर दिया। इसको क्या बोला जाता है? क्या लीथल डोज बोला जाता है, क्या इफेक्टिव डोज बोला जाता है, मीडियम डोज बोला जाता है, क्या मेंटेनेंस डोज बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन बताते बताते ही बता दिया है, इसका आंसर हो जाएगा इफेक्टिव डोज, तो जिसको हम बोलते हैं EV50। कभी भी क्वेश्चन आएगा थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है 50% पॉपुलेशन में, दैट इज इफेक्टिव डोज। इफेक्टिव डोज मतलब इफेक्ट देना शुरू हो गया है, इफेक्टिव डोज, ठीक है। तो ED इज द डोज एट विच 50% ऑफ द पॉपुलेशन शोज द डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट। ये डिजायर्ड लिखना बहुत जरूरी है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा इफेक्ट आना, ठीक है, 50% पॉपुलेशन में। ED। लीथल डोज क्या है? डोज कॉजिंग डेथ इन 50% पॉपुलेशन। अगर 50% पॉपुलेशन खत्म हो गया, एनिमल की बात होगी, लीथल डोज मतलब एनिमल की बात हो रही है, तो मान लो 100 एनिमल ली हैं, 100 एनिमल में से 50 एनिमल की डेथ हो गई है, तो डेथ होना 50%, LD50।
मीडियम डोज की बात की जाए तो जनरल टर्म में अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक या कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता है। मेंटेनेंस डोज की बात की जाए तो डोज रिक्वायर्ड टू मेंटेन थेरापेटिक इफेक्ट ओवर टाइम। तो मेंटेनेंस डोज क्या है कि एक डोज चाहिए ताकि उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट बरकरार रहें टाइम बर टाइम। की मान लो वो दवाई खा रहा है, 6 साल तक दवाई खा रहा है, तो 6 साल तक तो एक रेजिस्टेंस आ सकता है ना। तो वो मेंटेनेंस डोज की उसके टाइम बीतने के बावजूद भी वो ड्रग अपना उतना ही थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो LD50 ऑब्लिक ED50 इज नोन एज। LD50 अपॉन ED50 को क्या बोला जाता है? ये रेशियो इज नोन एज थेराप्यूटिक इंडेक्स, बायोएबिलिटी, हाफ लाइफ या फिर एफिनिटी। तो ये रेशियो किस चीज को दर्शाता है? ये बताता है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो कहीं भी अगर आपने एग्जाम में लिखा हुआ देखा LD50 अपॉन ED50, इसका मतलब हो जाएगा थेराप्यूटिक इंडेक्स और ये रेशियो है। थेराप्यूटिक इंडेक्स में क्या करते हैं? ड्रग कितनी सेफ है, ठीक है। तो जितना ज्यादा, मान लो LD50 बताया मैंने, लीथल डोज 50% कितनी है, मान लो जितनी ज्यादा होगी, कोई भी वैल्यू मान लो XYZ, और XYZ हमारी क्या है? LD50 है, और ये जो डिफरेंस आ रहा है थेराप्यूटिक इंडेक्स का वो ज्यादा आ रहा है। तो जितना ज्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा उतनी ही ज्यादा ड्रग की सेफ्टी होगी। इस बात को कभी मत भूलिएगा, कभी भी नहीं। चाहे B फार्म के बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे D फार्म के, चाहे M फार्म के, चाहे कोई भी, ध्यान रखिएगा। अब बात होती है बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग है जो कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, वो ड्रग का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो कि हमारे ब्लड में पहुंच रहा है। हाफ लाइफ क्या है? कोई भी जब ड्रग ली जाती है तो 50% या कह सकते हो आधी कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड में पहुंच चुकी है। एफिनिटी क्या होता है? ड्रग की स्ट्रेंथ है कि वो अपने रिसेप्टर्स पे कितनी स्ट्रांगली बाइंड हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था LD50 अपॉन ED50, द रेशियो इज नोन एज थेराप्यूटिक इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडियाट्रिक डोज। पेडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। अगर बच्चों का जो पेडियाट्रिक डोज की हम बात करें तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले से? क्या यंग फॉर्मूले से, क्या क्लार्क्स फॉर्मूले से, क्या फ्राइड्स फॉर्मूले से, या फिर ये सभी के सभी से हम पेडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करते हैं। और आंसर इसका आई होप आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो यंग्स रूल हो, चाहे क्लार्क्स रूल हो, चाहे फ्राइड्स रूल हो, ये तीनों के तीनों पेडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने के लिए मददगार होते हैं। और ये सारे के सारे रूल देखो, यंग्स रूल बेस होता है कि जब हमें डोज निकालनी हो एज ऑफ द चाइल्ड, बेस्ड ऑन एज ऑफ चाइल्ड, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का। क्लार्क्स रूल को यूज किया जाता है बच्चे के वजन पे, बच्चा बहुत कमजोर है, मीडियम है या ओवरवेटेड है। फ्राइड्स रूल को यूज किया जाता है स्पेसिफिकली जब बच्चा इन्फेंट हो, बिल्कुल नवजात हो, इन्फेंट हो और उसकी एज कुछ मंथ में हो। 6 मंथ का बच्चा है या 3 मंथ का बच्चा है, उसे इतनी सारी दवाई कैसे दे दोगे? 2 महीने का है, 1 महीने का है, बिल्कुल नया है, कौन सा? दैट डिपेंड्स ऑन दीज ऑल ओवर रूल्स। और ये तीनों के तीनों रूल्स जो हैं वो क्या करते हैं? पेडियाट्रिक डोजेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है जब, स्पेशल यहाँ पे कंसिडरेशन है, जब हमें एडल्ट डोज का पता हो। अगर हमें एडल्ट डोज का पता होगा तभी हम इन फॉर्मूले से किसी भी पेडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वन फ्लूइड ओन्स, कहाँ गया पेन, कहाँ चला जाता है? वन फ्लूइड ओन्स, जिसको हम फ्लूइड ओन्स भी बोलते हैं, इन द एम्पेरिकल सिस्टम इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली। अगर हम वन फ्लूइड ओन्स की बात की जाए तो अगर एम्पेरिकल सिस्टम है तो वो किसके इक्वल होगा? एम्पेरिकल सिस्टम का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड कंसिडरेशन की इतनी वैल्यू, मान लो 1 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो कैसे पहचान रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड है, वो स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया गया है ना। तो 1 फ्लूइड ओन्स इन द एम्पेरिकल सिस्टम किसके इक्वल होगा? 15 ml के इक्वल होगा, 30 ml के इक्वल होगा, 50 ml के इक्वल होगा, या फिर 100 ml के इक्वल होगा। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताओ, तुक्का मारो, कुछ भी करो, लेकिन इसका आंसर लिख के दो मुझे।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, बिल्कुल सही बताया होगा आप लोगों ने, 30 ml। 30 ml पूरा 30 ml नहीं है, अगर 1 फ्लूइड ओंस की बात की जाए तो 29.57 है, और अगर इसको राउंड फिगर करें तो 30 ml लगभग होता है ना। 15 ml क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाफ अ फ्लूइड ओंस है भाई। 30 ml क्या है, 15 ml है, तो हाफ 1 फ्लूइड ओंस नहीं है, ये हाफ फ्लूइड ओंस है, फिर बहुत कम हो जाएगा। 50 ml क्या होगा, ओवर एस्टिमेशन है, ज्यादा हो गया है, एस्टिमेट ही ज्यादा कर लिया है। 100 ml की बात की जाए तो ये तो बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ा है 1 फ्लूइड ओंस से। लास्ट क्वेश्चन है, 1 ग्रेन इन द एम्पेरिकल सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। 1 ग्रेन जो है, अगर हम 1 ग्रेन की बात की जाए तो एम्पेरिकल सिस्टम में ये इक्वल होता है लगभग 60 mg, 65 mg, 100 mg या फिर 1 ग्राम। तो 1 grain in the empirical system is approximately equals to 65 mg। पूरा नहीं, थोड़ा सा कम, ठीक है। 1 grain equals to 64.8, और अगर हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स जानते हैं और इसको राउंड फिगर में करें तो 65 ही माना जाएगा। 60 mg क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। 100 mg थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। 1 ग्राम की बात करें तो फार टू हाई, तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये जो क्लास है ये समझ में आई होगी, और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स अलग अलग सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपका जान पहचान वाला या फिर कोई तैयारी कर रहा हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और हमारे फेसबुक पेज को, कोर फार्मेसी के, इंस्टाग्राम के और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे इन सब का लिंक दे दिया गया है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से कोई और सब्जेक्ट के MCQs के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से।